हेलो एवरीवन, मैं हूं भरत कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हम देख रहे हैं यहाँ पे बीए सेकेंड ईयर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। और आज जो लेसन नंबर है लेसन नंबर 5 और 5 का ये जो आज का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम देख रहे हैं आज 5th लेसन में देख रहे हैं थॉमस हॉब्स के बारे में। और ये ध्यान रखना है कि थॉमस जो हॉब्स है इनके विचार काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। राजनीति के अंतर्गत जब ये चैप्टर देख रहे हैं ना, तो इसमें आपको थॉमस हॉब्स के विचारों को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अब नहीं तो बाद में भी ये के विचार जब इनके बारे में पूछा जाएगा तो क्यों ना आज ही इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाए। थॉमस हॉब्स के क्या विचार हैं और इनके बारे में जहाँ तक जितने भी विचार दिए सब देखेंगे। तो फिलहाल आज हम देखते हैं संप्रभुता के ऊपर, क्योंकि थॉमस हॉब है इसने संप्रभुता को निरंकुश रूप में, यानी जिस पर कोई अंकुश नहीं है, उस तरह के विचार है वो थॉमस हॉब्स ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संप्रभुता है जिस पर किसी तरह का अंकुश नहीं है और वह पूरी तरह से स्वतंत्र यानी किसी तरह का बंधन उस पर नहीं होगा। तो इसमें देखने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि संप्रभुता जो जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सॉवरेनिटी, तो इस संप्रभुता का प्रथम प्रमाणिक व्याख्याता इनको माना गया है। तो इससे पहले जिन बोधा ने संप्रभुता के बारे में विचार दिए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सही रूप में और अच्छे से स्पष्ट रूप में संप्रभुता के ऊपर विचार किसने दिए हैं, तो वो विचारक थॉमस हॉब्स है। इनके यानी संप्रभुता को एक तरह से आपको ये समझना है कि संप्रभुता क्या है। बार बार जब ये मैं समझाऊंगा यहाँ पे बताऊंगा कि संप्रभुता ये है वो। अब संप्रभुता का एक्चुअल मीन्स क्या होता है, तो सबसे पहले आपको वो समझना है। संप्रभुता का मतलब है कि देश या राज्य को चलाने की सर्वोच्च शक्ति जिस पर किसी और का अंकुश नहीं है। मान लीजिए कि सरकार है, आप अपने भारत की व्यवस्थाओं को देखें तो भारत की जो सरकार है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनके पास ये पावर कहाँ से आया? उनके पास ये पावर है वो जनता के द्वारा आया है, जनता ने उनको ये शक्ति दी है। तो इस तरह से गवर्नमेंट के पास अभी फ़िलहाल वो क्या कहलाती है? सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। तो ये संप्रभुता के बारे में विचार यहाँ से नहीं, काफ़ी पहले से संप्रभुता के बारे में अलग अलग विद्वानों ने विचार दिए हैं। तो सबसे पहले जिन बोधा ने इसके बारे में बताया था, लेकिन वास्तविक और प्रमाणिक रूप में संप्रभुता क्या है, उसकी किस तरह की विशेषता होती है, इसकी प्रकृति के बारे में जो विचार दिए हैं वो थॉमस हॉब्स ने दिए हैं। तो हम थॉमस हॉब्स की दिए संप्रभुता के ऊपर विचारों की कुछ विशेषताओं को यहाँ पे देखेंगे कि संप्रभुता के बारे में उन्होंने क्या कहा है, उनकी संप्रभुता क्या कहती है। तो सबसे पहला ही पॉइंट यहाँ पे अपने सामने आता है, संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है। अब यहाँ पे देखना, संप्रभु का मतलब जो सर्वोच्च शक्ति है, आपको बार बार ये वर्ड आएगा तो इसमें बस ये ध्यान रखना है, संप्रभु का मतलब सर्वोच्च शक्ति, ठीक है। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि संप्रभुताधारी, इसका मतलब वो जो सर्वोच्च शक्ति है ना, वो किसके पास है? तो वो संप्रभुता का उस कहे कि उसने उस संप्रभुता को धारण किया हुआ है। तो अब यहाँ पे पहला पॉइंट ये कहता है कि संप्रभु जो संप्रभु है समस्त विधेयात्मक का मतलब है कानूनन रूप में, यानी जैसे जो कानून वगैरह बनाए जाते हैं, तो विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है। यानी जिस तरह के जो लीगल कानून होते हैं, वह जो कानून होते हैं जो राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए होते हैं। अब इन कानूनों को बनाने की जो व्यवस्था है या इस कानून के पीछे बैकअप कौन रहता है, तो यहाँ पे यही कहा है कि कानूनों का यानी समस्त तरह के जो लीगल कानून होते हैं, जितने भी तरह के राज्य व्यवस्था में कानून बनाए जाते हैं, इन सब कानूनों का स्रोत क्या है? संप्रभु है। समझ आ रहा है? पहला पॉइंट संप्रभु है, इसी के द्वारा कानून है वो बनाए जाते हैं, यानी कानून के द्वारा संप्रभुता का ये जो पावर है वो उन्हें प्राप्त होता है। पहला पॉइंट यही कहता है, थॉमस हॉब्स ये कहता है कि समस्त तरह के कानूनों का स्रोत है वह संप्रभु है। दूसरा पॉइंट, इसको आप ध्यान से समझिए, और ये इसकी विशेषता भी है। किसकी विशेषता? थॉमस हॉब्स ने जो संप्रभुता के बारे में कहा है उसकी विशेषता है। तो यहाँ पे लिखा है कि संप्रभुता असीमित है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाता है इसकी विशेषताओं में। तो संप्रभुता असीमित है, बिल्कुल ये यहाँ पे थॉमस हॉब्स के विचार काफ़ी अलग है दूसरों से, क्योंकि इन्होंने जो संप्रभुता है ना, निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया है। तो यहाँ पे ये अब ध्यान रखना है, यानी ऐसी संप्रभुता, ऐसी सर्वोच्च शक्ति जिसके ऊपर किसी और का नियंत्रण नहीं है। तो इस तरह से संप्रभुता असीमित है। असीमित का मतलब ये मान लीजिए कि जैसे भारत की सरकार है, उनके पास जो संप्रभुता यानी सर्वोच्च शक्ति है
लेकिन ये शक्ति किसी के नियंत्रण में है। नियंत्रण में कहने का मतलब जनता के पास इस शक्ति, यानी ये जो इनको शक्ति मिली है वो जनता के माध्यम से मिली है। तो यानी यहाँ पे संप्रभुता का स्रोत है वो जनता है, और ये हर 5 वर्ष बाद किसी और को मिलती है। तो जो व्यक्ति जिसको या शासन सत्ता जिसको संप्रभुता मिली है, अगर वह सही से मर्यादित काम नहीं करता है तो 5 साल बाद जनता के पास वापस वही पावर आ जाता है, और अब की बार किसी और के पास वह संप्रभुता आती है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं संप्रभुता की कोई लिमिट नहीं है। थॉमस हॉब्स का ये विचार काफ़ी फेमस रहा, क्योंकि इन्होंने संप्रभुता का असीमित समर्थन किया है, और वो यहाँ पे आपको अति अच्छे से समझना जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, इसके बारे में और समझ लीजिए। संप्रभुता की सबसे प्रमुख जो विशेषता है वह यही है, ये कौन सी है? लिमिटलेस। संप्रभुता है वो लिमिटलेस है, और संप्रभुताधारी यानी जिसके पास ये पावर होता है ईश्वरीय, प्राकृतिक यानी किसी भी कानून से बाध्य नहीं है। यानी जिसके पास ये संप्रभुता है, थॉमस हॉब्स के द्वारा जो बताया गया है, वह व्यक्ति सर्वोच्च होगा, उसके ऊपर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं होगा। वह जो भी जिस तरह की व्यवस्था चलाना चाहे चला सकता है, यानी संप्रभुता के ऊपर किसी और का नियंत्रण नहीं होना। पूरी तरह से वह एकाधिकार सर्वशक्तिधारी सर्वोच्च व्यक्ति होता है, जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं। तो वो कहलाता है, जैसे पहले के समय में राजा हुआ करते थे, तो राजा के ऊपर किसी का अगर नियंत्रण नहीं है तो वो राजा के पास जो शक्ति है वह संप्रभुता है, और वह इस विशेषता की बात करें तो लिमिटलेस यानी असीमित है। तो दूसरा पॉइंट आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आपको समझना है, संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत। अब यहाँ पे ध्यान रखना, प्रशासनिक यानी प्रशासन को चलाने के लिए शक्तियों की जरूरत होती है। प्रशासन यानी सरकार, ये सरकार के अंतर्गत जो विभिन्न तरह के विभाग वगैरह हैं, प्रशासन के तौर पे जो कार्य करने होते हैं, यानी एक सरकार के द्वारा जो प्रशासन जिस तरह चलाया जा रहा है, एक राज्य के राजा के द्वारा जिस तरह प्रशासन चलाया जाता है, उस प्रशासन को चलाने के लिए वो स्रोत कहाँ से आता है? ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? प्रशासनिक शक्तियों का स्रोत है ये, राज्य को चलाने का स्रोत है कौन? संप्रभु। संप्रभु यानी सर्वोच्च शक्ति, समझ रहे हैं ना? सर्वोच्च शक्ति, उसी को संप्रभु कहा गया है। तो संप्रभु के द्वारा ही राज्य की प्रशासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो थॉमस हॉब्स यही कहता है, प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनका जो स्रोत है वो संप्रभु होता है। ये पॉइंट आप यहाँ पे देखिए आगे। समस्त संप्रभु है वो समस्त प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। वह प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, उसका श्रेणीकरण करता है, और समस्त अधिकारों के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का उपभोग करता है। ये आपको समझना है, उपभोग करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है वह आपको समझना है, संप्रभु न्याय का स्रोत है। बस यहाँ पे ध्यान रखिए, यानी किसी राज्य में न्याय व्यवस्था जो है, न्याय है, किसी भी सही गलत का जो डिसीजन जो देना होता है उसमें न्याय सामने आता है, न्याय की व्यवस्था विचार सामने आते हैं। तो न्याय देने के ऊपर, अब न्याय के ऊपर भी यहाँ पे कौन है? संप्रभु है। थॉमस हॉब्स ने कहा है कि न्याय जहाँ पे भी है उस न्याय का स्रोत क्या है? संप्रभु है, यानी सर्वोच्च शक्ति है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना है, थॉमस हॉब्स ने न्याय के ऊपर भी संप्रभु को माना है। वैसे तो न्याय वो स्वतंत्र होना चाहिए। वर्तमान समय में भारत की शासन व्यवस्था को अगर देखें तो शासन व्यवस्था अलग है और न्याय व्यवस्था अलग है। क्यों? क्योंकि शासन है वह गलत दुरुपयोग नहीं करे, न्याय का उसके साथ पक्षपात रवैया ना हो जाए। तो शासन प्रशासन व्यवस्था अलग है और न्याय व्यवस्था अलग है। लेकिन थॉमस हॉब्स ने यहाँ पर वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में न रखते हुए ये जो विचार दिया है वह अलग है थोड़ा। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि संप्रभु न्याय का स्रोत माना है। उन्होंने कहा है कि राज्य में न्याय व्यवस्था भी किसके अकॉर्डिंग होगी? उस सर्वशक्ति धारक व्यक्ति के द्वारा होगी। तो अब यहाँ पे अगर वो व्यक्ति गलत है तो न्याय व्यवस्था गलत हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पे ये बस ध्यान रखना है कि थॉमस हॉब्स ने न्याय का स्रोत किसे माना है? न्याय का स्रोत संप्रभु को माना है। ये चीज़ आप क्लियरली अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट, तो आप ध्यान रखिए।
तो ये आप समझ गए, थॉमस हॉब्स ने यही कहा है कि न्याय के व्यवस्था को अधिकृत करने के दौर पे, यानी न्याय को अधिकृत किया है किसने किया है? संप्रभु ने किया है। इसको यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना है। थॉमस हॉब्स के अनुसार न्याय का एकमात्र स्रोत है वो संप्रभु है। न्याय है वो बहुत ही व्यवस्था, यानी कहते हैं कि राज्य के लिए बहुत ही जरूरी है न्याय। तो अब यहाँ पे शासक को न्याय का स्रोत माना है। यहाँ पे आप पहले की आप बात देख लीजिए, राजा महाराजाओं के समय, तो वहाँ पर न्याय है वो कौन करता था? राजा ही करता था। अगर राजा पूर्वाग्रह से ग्रसित है या पक्षपात रवैया अपनाएगा तो न्याय भी वहाँ पे गलत होगा। तो अब यही बात यहाँ पे समझ लीजिए, थॉमस हॉब्स ने यही कहा है न्याय का स्रोत संप्रभु, यानी वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के द्वारा ही न्याय है वो प्रदान किया जा रहा है। तो अब वर्तमान में ये विचार स्वीकार नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता तो वो जानिए। न्यायाधीशों को शासन के निषेध कहकर हॉब्स ने न्यायिक संप्रभुता के सिद्धांत का खंडन किया है, क्योंकि वर्तमान में न्याय है वह स्वतंत्र विभाग की तरह काम करता है। न्याय है वो प्रशासन से अलग है, क्योंकि न्याय पूर्ण तरह से सही और वास्तविक होना चाहिए। वह किसी के अधिकार में होकर न्याय न दिया जाना चाहिए। तो न्याय यही सही, कोई सत्य, यानी क्योंकि अब यहाँ पे जो बात आती है ना कि राजा है वो न्याय का स्रोत है, तो वो न्याय कभी गलत भी कर सकता है। तो न्याय का स्रोत है वो स्वतंत्र होना चाहिए, वो जो यहाँ पे हॉब्स ने नहीं कहा था। ये समझ गए। पांचवा पॉइंट आप ध्यान रखिए, अधिकार केवल संप्रभु में निहित है। अब यहाँ पे कहा है, वर्तमान में आपको पता है भारतीय संविधान के द्वारा व्यक्तियों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब यहाँ पे अधिकार है वो उस राज्य के द्वारा उसको प्रदान किए गए हैं, और ये उस तरह से उसके विकास के लिए अति आवश्यक है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार उस अधिकारों पर नियंत्रण सरकार लगा सकती है। अब वो बात यहाँ पे अपने वर्तमान की देख लें। अब एक थॉमस हॉब्स की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है, अधिकार केवल संप्रभु में निहित है। यानी संप्रभु को एक तरह से मान लीजिए सर्वोच्च शक्तिशाली राजा है, तो राजा के पास ही अधिकार है। राजा चाहे जिस तरह से लोगों को अधिकार दे सकता है। तो राजा अगर मनमानी करे तो वहाँ पर लोगों के अधिकार हैं वह सही रूप में नहीं मिल पाएंगे, वहाँ की शासन व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो अब यहाँ पर हम ये बात करते हैं, तो आज आपको ये चीज़ें क्लियर रखना है कि थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता के बारे में जो बात कही वो निरंकुश रूप में कही है। इसी पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं। थॉमस हॉब्स ने राज्य में विद्यमान किसी भी व्यक्ति, परिवार, शख्स, जन या समुदाय के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता है। वह इस बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति और समुदाय के अधिकारों का, यानी उनको अधिकार कहाँ से मिलेंगे? संप्रभु व्यक्ति के द्वारा उन्हें प्रदान होंगे। उन्हें केवल वही अधिकार प्राप्त होंगे जो संप्रभु के द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। यानी संप्रभु जो राजा हैं, जिसके पास सर्वोच्च शक्ति है, वह जो अधिकार जारी करेगा लोगों को वही अधिकार मिलेंगे। तो इस तरह से अधिकारों का स्रोत कौन हुआ? संप्रभु। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, और 6 को ध्यान रखना है, युद्ध और शांति। युद्ध और शांति का निर्णायक, कब युद्ध करना है कब शांति होनी चाहिए, इसका निर्णायक भी संप्रभुता के द्वारा किया जाएगा। संप्रभुता जारी जो सर्वोच्च शक्ति है वही यह निर्णय लेती है, वही निर्णायक है कि कब युद्ध होगा, कब शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। और न केवल आंतरिक वर्ण, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभुता को असीमितता का प्रतिपादन करता है। यानी कहता है कि संप्रभुता पर कोई नियंत्रण न तो आंतरिक रूप में होगा ना बाहरी रूप में होगा। उनके अनुसार युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णायक संप्रभु है। संप्रभु के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छा अनुसार युद्ध, शांति और समझौते का मार्ग अपनाया जा सकता है। ये बहुत सही बात कही गई यहाँ पे। ध्यान रखिए, भारत की संप्रभुता भारत के लोगों के हाथ में, भारत के लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था को दी गई है। तो इस तरह से भारत है वह अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च संप्रभु है। वह किसी दूसरे देश के बहकावे में डर के दौरान अपने यहाँ पे व्यवस्था नहीं करता है। और भारत दूसरे देशों से कैसा संबंध रखना है, किस तरह की गतिविधियाँ रखनी है और कब शांति, युद्ध वगैरह निर्णय लेना है, तो इसके मामले में भी भारत स्वतंत्र है। यानी भारत के पास जो संप्रभुता है वह स्वतंत्र है और वह निर्णायक है। तो ये यहाँ पे सही बात है। ये हॉब्स ने भी कहा है युद्ध और शांति का निर्णायक है वो संप्रभु ही होता है। 7वां पॉइंट, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संप्रभुता जो होती है
ठीक है ना, सर्वोच्च शक्ति जिसको हम बात कर रहे थे ये। तो संप्रभुता अविभाज्य है, यानी संप्रभुता के टुकड़े नहीं कर सकते। अगर संप्रभुता जो सर्वोच्च शक्ति है अगर इसको बांट दिया जाए तो वो संप्रभुता है बस समाप्त हो जाती है। दूसरा अदेय, संप्रभुता यानी सर्वोच्च शक्ति है वह किसी को दी नहीं जाती है, वह किसी को दी नहीं जाती है। अगर संप्रभुता किसी को दी जाए यानी इसको किसी और को दे दिया जाता तो वहाँ पर उसका ओके, तो आप ये समझ गए हैं संप्रभुता है वो किसी को न तो दी जाती है और न इसका विभाजन होता है। क्योंकि सर्वोच्च शक्ति, एक राजा को मान लीजिए, राजा के पास सर्वोच्च शक्ति है, अब राजा की शक्ति का टुकड़ा कर सकते हैं क्या? राजा को अगर राजा की शक्ति अगर उस बांट देंगे तो राजा का औचित्य समाप्त हो जाता है, और राजा की शक्ति जब तक राजा है तब वह किसी को नहीं दी जाती है। अगर राजा मर जाए या राजा खुद अपनी शक्ति किसी को और दे दे तो उस व्यक्ति के पास वो संप्रभुता नहीं रहेगी। तो इस तरह से संप्रभुता उसके पास रहेगी और वह दी नहीं जाती है। दी जाने का मतलब वो समाप्त हो जाती है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये थॉमस हॉब्स ने कहा है कि संप्रभुता अविभाजित है, टुकड़े नहीं किए जा सकते और न किसी को दी जाती है, अदेय है। ओके, 8 नंबर पॉइंट देखिए, संप्रभुता क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी है। संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी है, मतलब दूर दूर तक मान लीजिए एक भारत है तो भारत का उत्तर वाला कश्मीर मान लीजिए, नीचे वाला एंडिंग पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट मान लीजिए, कन्याकुमारी मान लीजिए। तो भारत की जो संप्रभुता यानी भारत की जो शक्ति है, अधिकार है, जो गवर्नमेंट का जो अधिकार जो पावर है वह कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक रहता है, गुजरात से लेकर असम तक। यानी संप्रभुता है ना वह उस राज्य में सर्वव्यापी यानी सब जगह वह मौजूद रहती है। सर्वव्यापी मतलब सब जगह मौजूद रहती है। तो ये हो गया सर्वव्यापी, क्योंकि राजा का पावर है वह उसके महल तक नहीं पूरे राज्य तक उसका वो पावर रहता है। संप्रभुता की जो सर्वोच्च शक्ति है राजा की वह पूरे राज्य में उसकी शक्ति का परचम लहराता है। तो यही बात यहाँ पे आती है कि संप्रभुता है वह उसका जो क्षेत्राधिकार है वह सर्वव्यापी होता है। जहाँ तक वह अधिकार मानते हैं, जहाँ तक वह उस राज्य की संप्रभुता अधिकार अधिकृत वहाँ तक वह सर्वव्यापी सब जगह मौजूद रहती है। तो इस तरह से इस प्रकार हॉब्स ने शासन या जो शासक है, शासक को सभी परंपरागत प्रतिबंधों से मुक्त कर ऐसे संप्रभुता का प्रतिपादन किया है जो कि किस विधि, शुभारंभ, प्रशासन, अधिकार, न्याय और नैतिकता, युद्ध और शांति का एकमात्र स्रोत भी मानता है। यानी जो संप्रभुता है ना सबका एक स्रोत है। प्रशासन को लेकर हो, अधिकार को लेकर, न्याय, नैतिकता, युद्ध, शांति, इन सब की पावर हाउस या सोर्स के वो संप्रभुता को माना गया है, प्रभुता को माना गया है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो हम कहते हैं कि हॉब्स ने कहीं पर थोड़ा ज़्यादा ही कहा है उस विचार के बारे में, तो कुछ विचार वो नेगेटिव भी आते हैं। तो क्या है तो देखते हैं। हॉब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत की 2 दिशाओं पर घोर आलोचना की जाती है। क्या आलोचना है तो देखिए, कुछ लोग इसे इसलिए स्वीकार या उस हॉब्स की संप्रभुता को कुछ लोग इसलिए अस्वीकार करते हैं कि ये जो संप्रभुता है ना असत्य, अवास्तविक है। जिस तरह से उन्होंने अपने विचारों में संप्रभुता के बारे में बात कही है तो कुछ लोग उसको असत्य और अस्वीकार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी धारणा है कि कोई भी वास्तविक प्रभु सत्ताधारी ऐसी निरंकुश और असीमित शक्तियाँ नहीं रखता है। किसी भी व्यक्ति के पास अगर संप्रभुता रहती है तो निरंकुश नहीं रहता है, नहीं रहता है। बिल्कुल ये बात भी सही है। संप्रभुता जिसके पास है वह तानाशाह हो सकता है, तो उस पर नियंत्रण होना जरूरी है। संप्रभुता पावर किसी एक को दिया जाए तो मनमानी कर सकता है, तानाशाह हो सकता है, तो इस पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। तो इस तरह से निरंकुश किसी के पास नहीं रह सकती है, बात सही है। तो इस तरह से वास्तविक प्रभुत्वधारी ऐसी निरंकुश शक्तियाँ नहीं रखता है, किंतु आरोप यह सिद्धांत जिसका ये आरोप है उसमें ये सिद्धांत अभिव्यक्त होता है कि दूसरा आरोप वाहन या आलोचकों ने इसको खतरनाक कहा है। संप्रभुता के बारे में जो हॉब्स ने विचार दिए हैं उसको कुछ विद्वानों ने खतरनाक कहा है, डेंजरस कहा है ऐसी संप्रभुता को। क्यों? तो इसलिए कहा है कि थॉमस हॉब्स की जो संप्रभुता है वो नग्न निरंकुशवाद की स्थापना करती है। क्या, कैसे, इसका अर्थ क्या है वो देखिए।
इसका मतलब ये है कि प्रजाजन को दमनकारी और आताशाही शासन के विरुद्ध कोई संरक्षण प्रदान नहीं करता है और समस्त प्रजा को दासता की बेड़ियों में जकड़ देता है। यानी किसी राजा को, निरंकुश राजा है, उसके पास पूरा पावर है तो वो मनमानी करेगा, तानाशाह हो जाएगा, तो उस समय वहाँ के लोगों की दशा कैसी होगी, हालत कैसी होगी, उनको कोई अधिकार नहीं होंगे। तो इस तरह से उस राजा के पास वो शक्ति है, वो नग्न निरंकुशतावादी कहलाती है, जहाँ पर लोगों का जीवन दुष्कर हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ 2 पॉइंट थे जहाँ पर हम थॉमस हॉब्स के इस विचार को समीक्षा करते हैं, आलोचना निकालते हैं। लेकिन अंततः हम देखें थॉमस हॉब्स के ये जो निरंकुश संप्रभुता के संबंध में जो विचार हैं, तो उपयुक्त आलोचना का इतना कोई इम्पोर्टेंट औचित्य नहीं है, क्योंकि स्वयं हॉब्स ने भी ये स्वीकार किया है कि अधिकांश संप्रभु ऐसी व्यापक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। इनका कहने का मतलब है कि जिसके पास भी संप्रभुता का ये जो पावर होता है वह इस तरह की गलत फहमियों का शिकार नहीं होता है, वह पूरी तरह से अमर्यादित होकर संप्रभुता का उपयोग नहीं करता, वो समाज में, राज्य में मर्यादित होकर ही संप्रभुता का पालन करता है। इसके अतिरिक्त निरंकुश संप्रभुता का समर्थन वह इसलिए करता है, थॉमस हॉब्स ने निरंकुश संप्रभुता का समर्थन इसलिए किया है कि सामाजिक सुरक्षा और व्यक्ति के कल्याण को उन्होंने जरूरी माना है। समाज का कल्याण और व्यक्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक राजा को निरंकुश शक्तियाँ उसके पास होनी चाहिए। इस वजह से थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता को निरंकुश संप्रभुता के तौर पे अभिव्यक्त किया है। तो हॉब्स, आप यहाँ तक समझ गए हैं, तो हॉब्स का उद्देश्य उन वास्तविक शक्तियों का यथावत विवरण देना नहीं था जिसका उद्देश्य उस समय के शाश्वत या शासक के वास्तव में आता है। उनका ध्येय यह है कि आदर्श रूप में संप्रभुताधारी के पास क्या क्या शक्ति होनी चाहिए, यदि वह उसमें क्षमतापूर्वक कार्यों को करना चाहता है तो उसके लिए राज्य की स्थापना आवश्यक है। यानी राजा को यथासंभव निरंकुश संप्रभुता दी जानी से तभी तो उसका उपयोग कर सकता है सामाजिक और व्यक्ति के कल्याण को लेकर। तो अब ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इस प्रकार संप्रभुता के सिद्धांत की प्रमाणिक व्याख्या, संप्रभुता के सिद्धांत की प्रमाणिक व्याख्या करने वाला जो विद्वान है, प्रथम विद्वान, वो है थॉमस हॉब्स, और ये राजनीतिक विचारक हैं। तो इस तरह से इनकी फेमस पुस्तक है लेवियाथन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में और जानेंगे थॉमस हॉब्स की जीवन परिचय को भी। तब तक के लिए इस वीडियो को अगर समझ में आ गया ना तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। मिलेंगे नए वीडियो के नेक्स्ट वाले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।